मान लेते हैं कि एक लाइन खींच लें हम लोग इस तरह, लेफ्ट टू राइट, और इसका बीच वाला जो है वो ले लें यहाँ पर, यहाँ 0 pH मान और यहाँ पर 14 pH मान, और बीच में आधा 7 वाला जो है ये होगा न्यूट्रल, हिंदी में कहते हैं उदासीन, न तो क्षारीय होगा न अम्लीय होगा। अब इससे कम आएंगे 6, वो उससे ज़्यादा, 5 उससे ज़्यादा, 4 उससे ज़्यादा, 3 उससे ज़्यादा, 2 उससे ज़्यादा, 1 उससे ज़्यादा, और 0 तक आते आते मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये है pH मान। और 7 से जब आगे बढ़ेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और लास्ट में 14। इधर से जब हम इधर को आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जब चलेंगे इधर को तीर बना सकते हैं, तो अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीयता। हिंदी में अम्लीयता, अंग्रेजी में कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इधर से इधर को। और 7 से जब इधर हम चलते हैं ऐसे, तो क्षारीयता ये बढ़ती जाएगी। तो इस तरह जो है pH है। अब आपके बुक में देखेंगे कि कुछ पदार्थों का pH वैल्यू जो है इसमें दिया गया है। जैसे आप टेबल देखें बुक का, इसमें लिखा है सांद्र HCl कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, pH मान 0, सबसे स्ट्रांग है। नींबू का रस 2.5। इसके बाद है मृदु पेय पदार्थ। मृदु पेय पदार्थ कहते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं वो, तो कोल्ड ड्रिंक में कोको कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, ड्यू हो गया, माउंट ड्यू या जो भी है, उसका pH मान दिया गया है 6.0। प्योर वाटर शुद्ध जल का 7। टूथपेस्ट बेसिक नेचर का है, क्षारीय 8.0। वॉशिंग सोडा विलियन 9.0। तनु, तनु मतलब होता है हल्का, और अंग्रेजी में कहते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाएंगे तो वो है 13। इसी का अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसका वो आ जाएगा ये वाला वैल्यू 14 हो जाएगा उसका। फिर और भी चीज़ें हैं जैसे आमाशय का रस। आमाशय हमारे पेट को अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेट जहाँ पर भोजन पचता है उसे आमाशय कहते हैं, स्टमक। वहाँ पर HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसका pH मान है 1.4। ठीक है ना, आपकी बुक के अनुसार मैं चल रहा हूँ, इसमें दे रहा है 1.4, कहीं कहीं 1.8 से 2.2 के बीच में भी दिया है वैल्यू। खैर कोई भी वैल्यू है, देखिए 1.4 या 2 जो है ये बहुत स्ट्रांग एसिड है, और इसीलिए जो भी हम खाते हैं, भोजन हम खाते हैं तो भोजन पे बहुत सारे बैक्टीरिया और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हवा से उस पर गिरते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं, हमारी आँख नहीं देख पाती है, गिरते हैं, लेकिन वो अंदर जैसे ही जाते हैं पेट में तो इतना स्ट्रांग एसिड है कि वो सब उसमें मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर सिरका का दिया है 4.0। दूध 6.5। 6.5 का मतलब 7 से कम है, यानी एसिडिक नेचर का है। और उसमें जो है दूध में एक होता है जिसे कहते हैं लैक्टोजन। लैक्टोजन धीरे धीरे जो है बैक्टीरिया उसको तोड़ते हैं और लैक्टिक एसिड बनता है, और जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा उतना ज़्यादा उसका pH वैल्यू कम होगी, और pH वैल्यू अगर 5.5 से नीचे गई तो दूध फट जाएगा।
इसलिए दूध वाले जो बेचने वाले हैं वो क्या करते हैं कि उसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक नेचर का है मिला देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है कि एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता रहता है, तो दूध नहीं फटेगा। फिर आप देखिए कि रक्त ब्लड, हमारे शरीर का जो ब्लड है उसका पीएच मान है 7.4, यानी 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है। और 7 से ज़्यादा होने का कारण क्या है कि उसमें बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट हमारे रक्त के अंदर है, जो पानी है रक्त में जिसे प्लाज्मा कहते हैं उसमें बाइकार्बोनेट है। तो बाइकार्बोनेट बेसिक नेचर का है, तो उस बेसिक बना देता है। तो हमारा ब्लड जो है हल्का बेसिक नेचर का है। फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पानी में घोल बना दे अगर, तो वो बेसिक नेचर का है, उसका पीएच मान है 8.5। घर में सब लोग किचन में मैक्सिमम लोगों के यहाँ खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा होता है। ये कोई दवा ना होने पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पानी ले लें गुनगुना गिलास में, और उसमें एक चुटकी, वही जो एक चुटकी कहें या चम्मच से बहुत थोड़ा सा जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा डाल के घोल करके और उसको पिला दें किसी भी आदमी को, तो अगर एसिडिटी हो रही है तो आराम आ जाएगा। ठीक। फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये केमिकल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये दवा है, आप इसको याद कर लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। जहाँ पर भी दवाएं मिलती है वहाँ पर जाकर कहेंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दीजिए। तो जनरली वैसे तो नॉर्मल आदमी को नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपसे परिचित आदमी है तो दे सकता है, नहीं तो डॉक्टर से कहिए कि लिख दीजिए, तो डॉक्टर लिख देगा ये दवा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत अच्छी दवा है, ये महंगी है लेकिन अच्छी दवा है। फिर कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का बता चुके हैं 14 है। अब ये सारी चीज़ें इतना पढ़ने के बाद ये लगता है कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसका अब उपयोग देखिए हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में इसका बहुत सारा उपयोग है। ठीक। जैसे अब कहाँ कहाँ पीएच का महत्व है हमारे डेली लाइफ में। पौधों और जंतुओं का पीएच के प्रति संवेदनशीलता, बहुत सारे जीव या पौधे जो है वो एक निश्चित रेंज में ही जीवित रहते हैं पीएच के। जैसे 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में अगर पीएच रेंज है तो इसमें पौधे या जंतु जीवित रहेंगे। जैसे पानी है ना, पानी में बहुत सारी चीज़ें हम लोग डाल रहे हैं, मानव उसमें जो है गंदगी डाल रहा है, और गंदगी डालने के कारण क्या होता है कि अगर पीएच का मान अगर 7.8 से 7 और 7.8 के बीच से अगर बदलेगा तो उसमें जितने भी जलीय जंतु हैं, जैसे मछली जल की रानी है, वो मछली जो है वहाँ सरवाइव नहीं करेगी, जीवित नहीं रहेगी, मर जाएगी। ठीक है। फिर आप देखें कि हमारे चारों ओर जो खेत है जहाँ पर हम अन्न उपजाते हैं, धान गेहूँ या कोई भी फसल, उसका भी एक निश्चित पीएच होता है। उसी पीएच पर पौधा जो है वो अच्छा ग्रो करेगा, अच्छी फसल होगी। पीएच अगर नहीं सही है तो वहाँ पर फसल नहीं होती है। इसलिए क्या होता है कि जहाँ फसल ठीक नहीं होती है वहाँ का सॉइल, मिट्टी को लेकर के हम लोग अपने जिला कार्यालय भेजते हैं, वहाँ पर एक प्रयोगशाला होती है, वहाँ से वो जांच करते हैं और बताते हैं कि आपके जो ज़मीन के अंदर मिट्टी है उसके अंदर का पीएच क्या है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर पीएच सही नहीं है तो बताएंगे भी कि क्या करेंगे कि पीएच सही हो जाए। फिर आप एनसीईआरटी की बुक में अगर देखें तो वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, उसमें एक क्वेश्चन ये दिया है कि एक किसान है, फार्मर, और उसके ज़मीन खेत की जो पीएच है वो अम्लीय है, एसिडिक नेचर का है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो उसको ऐसा चीज़ मिलाना चाहिए उसमें जो बेसिक नेचर का हो, और बेसिक नेचर का होता है चूना, CaCO3 या CaO कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिक नेचर के हैं। इनमें से कोई भी चीज़ जब उसमें मिलाया जाएगा तो धीरे धीरे जो है वो न्यूट्रलाइज करके जो ज़मीन की मिट्टी है वो अम्लीय से न्यूट्रल हो जाएगी
और जैसे ही 7 और 7 के आस-पास आ जाएगा वो फसल होने लगेगी। आप लोग गांव के हैं, गांव में देखे होंगे कि एक ज़मीन होती थी पहले जहाँ पर एक मिट्टी आती थी, क्षारीय मिट्टी, रेह कहते थे उसको। रेह क्षारीय होने के कारण उससे कपड़ा धोते थे बहुत पहले के लोग, जब साबुन वगैरह नहीं था तब रेह ले करके और मिला देते थे। तो रेह चूँकि क्षारीय था और हमारे कपड़े की गंदगी जो है वो तेल वाली है, तो तेल को क्षार क्या करता है कि वो तोड़ देता है, तोड़ करके पानी में बहा देता है। तो क्षारीय है, तो अगर मिट्टी क्षारीय है तब हम क्या करेंगे, उसमें ऐसा चीज़ डालेंगे जो अम्लीय हो, तो अम्लीय चीज़ उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर आगे हमारे पाचन तंत्र में बता दिए कि हमारे पाचन तंत्र में अम्ल है, स्टमक के अंदर अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान 1 आपकी बुक में जो है किताब में दे रहा है 1.4 दे रहा है, कहीं कहीं 1.8 लिखा हुआ है, 2.0 भी लिखा है, तो मतलब इसी रेंज में है, 1.4 से 2 के बीच में रेंज में है। इसका मतलब हमारे अंदर जो HCl है पेट में वो काफ़ी स्ट्रांग है और वो ज़रूरी है भोजन पचाने के लिए, क्योंकि जो हमारे वहाँ पाचन क्रिया को करते हैं, पचाते हैं, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स कहलाते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो मतलब जो बायोलॉजी या जीवित प्राणियों में होते हैं, और कैटलिस्ट कहते हैं उत्प्रेरक जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, पाचन क्रिया को फास्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, उनको हम अंग्रेजी में डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं और हिंदी में कहते हैं पाचन करने वाले एंजाइम। तो वो अम्लीय माध्यम में ही काम करेंगे। लेकिन अगर यही अम्ल ज़्यादा बनने लगता है जब, और ज़्यादा कब बनता है, जब खाना नहीं पचता है, इनडाइजेशन हो जाए, तब ज़्यादा एसिड बनने लगता है और इसके कारण जो है एसिडिटी होती है, जिसे अपनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहते हैं, और इसके कारण जो है हमारे पेट में दर्द होता है, जलन होती है। तो वो एक बीमारी है, जब ज़्यादा एसिड बनता है तो प्रॉब्लम को कहते हैं एसिडिटी, और एसिडिटी के लिए डॉक्टर फिर कोई ना कोई दवा देते हैं जिसको खाने से वो अम्ल जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है। आगे हम वही रिएक्शन पढ़ने जाएंगे, उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार जब मिलेंगे ना तो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, और उस रिएक्शन का नाम है उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण वाला प्रोसेस होता है जब हम दवा खा लेते हैं। फिर है जो चीज़ हमने खाया, जैसे अभी हमने बताया कि आपको एसिडिटी हो रही है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट खा ले, तो वो क्या करेगा कि एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो एसिड को न्यूट्रलाइज, निष्क्रिय करने वाले केमिकल को कहते हैं अंग्रेजी में ANT आगे जुड़ जाता है। एंटी शब्द बहुत कॉमन है, एंटी पार्टी वाले यानी विरोधी पार्टी वाले, तो एंट जुड़ गया और इसके आगे एसिड लिख दीजिए, ये शब्द बन गया एंटासिड। दवा का नाम कॉमन नेम बन गया एंटासिड। हम मेडिकल स्टोर पर जाएं और खाली कहें कि हमको एंटासिड चाहिए, तो कोई ना कोई वो बढ़िया एंटासिड हमको देगा, ठीक। तो ये इसकी भी जरूरत पड़ती है। फिर है कि हमारा जो माउथ है, मुंह में दांत है, और दांत के अंदर दांत का सबसे ऊपरी परत जो है उसे कहते हैं टूथ इनेमल, TOO, टूथ इनेमल, और ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम फास्फेट की एक लेयर हमारे दांत के ऊपर होती है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारे शरीर का, सबसे स्ट्रॉन्ग, ठोस, कठोर जो भी कार्य है, पूरे शरीर में इतना कठोर चीज़ कोई है नहीं। लेकिन ये जो कैल्शियम फास्फेट है, इसको जो है हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद अगर कोई चीज़ रह गया माउथ के दांत के बीच में, खास करके कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें यानी मीठी चीज़, चॉकलेट, आइसक्रीम, मीठी चीज़ें कुछ बच गई, अगर रह गई वहाँ पर, तो बैक्टीरिया उनको क्या करेगा कि धीरे धीरे
डिकम्पोज करेगा और उससे एसिड बनेगा। और वो एसिड क्या करेगा कि आपके इस कैल्शियम फास्फेट वाले इनेमल को धीरे धीरे गलाएगा। और गलाते गलाते क्या होता है, यहाँ देहाती भाषा में कहते हैं खुरला हो गया, अंग्रेजी में कहते हैं उसको कैविटी। आप टेलीविजन देखते होंगे, उसमें बहुत सारा बीच में आता है कि कैविटी नहीं होने देंगे। जैसे उसका कोलगेट का प्रचार आता है, कैविटी नहीं होगी तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, एक को दो को तोड़ के दिखाता है कि टूट गया एक नहीं टूटा। खैर वो तो उनकी चीज़ है। तो मुंह का जो है पीएच भी निश्चित है, और अगर भोजन यहाँ रहा तो पीएच कम होगा। और पीएच कम होने का क्या मतलब हुआ कि एसिडिक हो रहा है, और जैसे ही एसिडिक होगा तो इसको धीरे धीरे गलाना शुरू करेगा। इसलिए उसको एसिडिक होने से रोकने के लिए अगर रात में टूथपेस्ट हम करते हैं तो आप देखिए, आपकी बुक में दिया है टूथपेस्ट बेसिक नेचर का है, उसकी पीएच वैल्यू 8 है। तो वो क्या करेगा कि जो भी अम्ल बना है थोड़ा बहुत उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारा दांत जो है वो मतलब क्षरण कह सकते हैं इन्हें, डिस्ट्रॉय होना या फिर उसका खराब होने से बच जाएगा। फिर है पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। बहुत सारे कीड़े जैसे मधुमक्खी, चींटी और पीला वाला जो घूम उड़ती रहती है, यहाँ की भाषा में उसे कहते हैं, यहाँ की भाषा में पीला सा उड़ता रहता है, क्या कहते हैं जी उसको, हाड़ी या हाड़ा, है ना। ये जब डंक मारते हैं तो हमारे शरीर में स्किन के अंदर एक एसिड छोड़ते हैं, और उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बिच्छू में भी, हाँ। और ये फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है, इसी का आईपीएसी नेम है मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड ये आईपीएसी नेम है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। यानी केमिकल्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे उसके दो नाम आते हैं, एक कॉमन नेम कहलाता है ये फॉर्मिक एसिड, और इसी का आईपीएसी नेम है मीथेनोइक एसिड। वो हमारे स्किन में मीथेनोइक एसिड छोड़ देते हैं, और जैसे ही वो मीथेनोइक एसिड जाएगा वहाँ पर बहुत तेज से दर्द होना लगेगा। अब हम जानते हैं कि वो एसिड है, अगर वहाँ कोई ऐसी चीज़ हम लोग लगा दें जो बेसिक नेचर का हो तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे साबुन, साबुन बेसिक नेचर का है, वहाँ जल्दी से साबुन लगा कर रगड़ना शुरू करें तो आराम मिल सकता है। फिर जो लोग सुरती खाते हैं उसके साथ एक चीज़ मिला खाते हैं, चूना। चूना बेसिक नेचर का, चूना वहाँ पर लगा दें और रगड़ें उसको, तब भी आराम आ जाएगा। टूथपेस्ट लगा करके रगड़ें तब भी आराम आ जाएगा। यानी ऐसी चीज़ वहाँ पर लगाना है जो बेसिक नेचर का है। क्षारीय हो तो क्षारीय जो है इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे ये न्यूट्रल हो जाएगा दर्द जो है खत्म हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। फिर पौधों में भी पीएच है। एक पौधा है जिसका नाम आपकी बुक में दे रहे हैं नेटल प्लांट। नेटल प्लांट के पत्तियों में यही एसिड है। अगर गलती से कोई जानवर या आदमी उसके करीब में जाएगा तो उसके अंदर ना रोआ है, उसके ऊपर बहुत सारे कटीले जो है, पतले पतले जो है रेशे हैं, हेयर कह सकते हैं, उनमें ये है। वो जैसे ही स्किन के करीब में आएगा ना तो चुभ जाएगा, चुभेगा तो हमारे शरीर में मीथेनोइक एसिड आ जाएगा, और आएगा तो दर्द करना शुरू करेगा। लेकिन नेचर बैलेंस करता है, जहाँ नेचर प्लांट होता है उसी के बगल में एक दूसरा प्लांट भी है डॉग प्लांट, वो बेसिक नेचर का है। तो जो लोग जो है जंगलों में जाते हैं वो परिचित होते हैं कि अगर ऐसा है तो उसी के बगल में वो प्लांट होगा जो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि उसकी पत्तियां जो हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। तो इस तरह आप देखिए कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह अम्ल और बेस जो है काम कर रहे हैं। इससे आगे हम लोग चलते हैं, जिसकी बात मैं कर रहा था कि पेट में एसिड है और ये एंटासिड हम खाते हैं तो एंटासिड बेस होता है, वो इसको न्यूट्रलाइज करता है। तो अगला जो है रिएक्शन आएगा न्यूट्रलाइजेशन।
हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण हिंदी वाले शब्द से भी आप देखें तो उदासीन करना मतलब निष्क्रिय करना धीरे धीरे। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, NaOH ये बेस है छार, और HCl एसिड है। चाहे आपको समझाने के लिए हम इसको उलट देते हैं, उससे ज़्यादा आसान से समझेंगे। A फॉर एसिड, B फॉर बेस, हाँ ABCD के आधार पे। C फॉर साल्ट, W फॉर वाटर, यही बनेगा। अब केवल लिखना है। एसिड में हम ले लें HCl एक्वस, प्लस बेस में ले लीजिए NaOH एक्वस। एक्वस मतलब जलीय विलयन। जब ये रिएक्ट करेंगे तो देखो यहाँ से और यहाँ से सोडियम, क्लोरीन, यहाँ से और यहाँ से सोडियम मिल करके ये बन जाएगा NaCl निगेटिव पॉजिटिव साल्ट बन गया। इसको साधारण नमक भी हम खाते हैं। और प्लस आप देखेंगे कि यहाँ का ये एसिड इसलिए था कि ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, ये बेस इसलिए है कि ये OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। H आयन और OH आयन मिल करके बना देते हैं HOH। ऐसे चाहे तो लिखें। ये तुम कहोगे बड़ा विचित्र चीज लिख रहे हैं, ये है वही जो साधारण फार्मूले के रूप में आप लिखते हैं H2O बन गया। यानी आप इसका अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अम्ल और क्षार के बीच का में अगर रिएक्शन होता है तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान अम्ल का अम्लीय गुण और क्षार का क्षारीय गुण दोनों खत्म हो जाएगा। अब ये जो बना ना साल्ट और वाटर, इनके अंदर कोई गुण नहीं है, ना अम्लीय है ना क्षारीय, ये उदासीन है। इनका pH हम लेंगे ना तो 7 आएगा, तो इसलिए इसे कहते हैं उदासीनीकरण। अब इसको समझाने के लिए आपकी बुक में यही वाला एग्जाम्पल लेकर के हम चल रहे हैं कि कैसे हो रहा है। HCl जब जल में है, HCl एक्वस, तो ये टूटता है H पॉजिटिव एक्वस और क्लोराइड आयन एक्वस। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर जलीय विलयन लेते हैं हम लोग तो इसमें है Na पॉजिटिव एक्वस और OH आयन एक्वस। यानी इसका जो विलयन हम लोग इस तरह लिए हैं ना, इस रूप में है वहां पर। अब इस रूप में है तो इसको अगर हम लोग मिलाएंगे जब, तो देखिए H पॉजिटिव यहाँ से ले लीजिए एक्वस प्लस क्लोराइड आयन एक्वस प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH आयन नेगेटिव। ये जो है H यहाँ से और OH आयन यहाँ से, ये दोनों मिल करके बना देते हैं HOH, ये बना देते हैं H2O। और बाकी जो है Na और Cl, यहाँ पर जो मैं NaCl एक्वस लिख रहा हूँ ना,
इस एक्वस फॉर्म में NaCl जो है वो इसी रूप में है, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस क्लोराइड आयन एक्वस, ये इसी रूप में है, आयनिक रूप में पानी में। तो मेन रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन के रूप में है। यहाँ पर केवल हाइड्रोजन आयन और OH आयन आपस में मिल करके जल बना दे रहे हैं, और अम्ल का अम्लीयता हाइड्रोजन आयन के कारण है, क्षार की क्षारीयता OH आयन के कारण है। जब यही दोनों आपस में मिल करके जल बना देंगे तो अम्ल की अम्लीयता और क्षार की क्षारीयता खत्म हो जाएगी, इसीलिए इसे उदासीनीकरण कहते हैं। मेन रिएक्शन यही हो रहा है, हाइड्रोजन आयन प्लस OH आयन एक्वस, ये मिल करके बना दे रहे हैं H2O एक्वस, या लिक्विड भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो ये है उदासीनीकरण। अब यहाँ पर बुक में आपके जो है, ये जो रेफरेंस बुक हम लोग पढ़ रहे हैं 10th में, एक चीज़ दे रहे हैं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वैसे तो NCERT में नहीं है, लेकिन आप इसमें दे रहे हैं, पता नहीं हो सकता है यूपी बोर्ड में पूछें। तो ये जो रिएक्शन कराएंगे ना HCl का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब मिलाएंगे तो कुछ हीट उत्पन्न होगी, वो गर्म हो जाएगा, और जितनी हीट उत्पन्न होगी, हीट को आप अंग्रेजी हिंदी बना सकते हैं, ऊष्मा कह लीजिए, जितनी ऊष्मा जो है अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण के दौरान उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं ऊष्मा। ही उदासीनीकरण ऊष्मा शब्द लिखा हुआ है, अंग्रेजी शब्द में कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बहुत कॉमन शब्द है, आपको समझ में आएगा। हीट यानी ऊष्मा, ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ऊष्मा कितनी होती है। अब एक चीज देखा गया है कि अगर ये ध्यान से देखें कि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस में दो बेस हैं जो स्ट्रॉन्ग है, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी बेस आप पढ़ेंगे वो सारे कमजोर हैं, वीक हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी मिलाया जाता है तो ये देखा गया है कि एक निश्चित मात्रा में ही ऊर्जा निकलती है, और वो है 13.7 किलो कैलोरी। यानी ये रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर जो हीट निकलेगी ना, हीट वो होगी माइनस में दिखाते हैं। माइनस में इसलिए दिखाते हैं कि उत्पन्न हो रही है तो माइनस में दिखाएंगे, और अगर एब्जॉर्ब होगी, अगर लेगा हीट, तब जो है इसको प्लस कर देंगे। 13.7 किलो कैलोरी। किलो का मतलब 1000। अगर केवल कैलोरी में हम कहें तो ये हो जाएगा -13,700, 13,700 कैलोरी ऊष्मा जो है उत्पन्न होगी। अब आपके बुक के अनुसार अगला टॉपिक जो आ रहा है वो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
हाइड्रोजन आयन को H पॉजिटिव एक्वस दिखाएंगे और ऐसे कर देते हैं तो ये कहलाता है मोलर कंसंट्रेशन। तो पहला ले लें हम लोग अम्ल। अगर अम्ल है तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और वहीं पर एक और आयन है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन, ये बेस में होता है। तो अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन OH आयन से ज़्यादा होगा, तब अम्ल होगा। दूसरा, अगर क्षार है तो यही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन OH आयन कंसंट्रेशन से कम होगा। और तीसरी कंडीशन है जल, उदासीन। तो उदासीन जल है तो उसमें भी हैं दोनों, लेकिन इनका कंसंट्रेशन बराबर है। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये ऑलरेडी मैथमेटिकली जो है वैज्ञानिकों ने निकाला है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जल में होता है 10⁻⁷, और ये भी होता है 10⁻⁷। दोनों बराबर होते हैं, और इसलिए दोनों बराबर होते हैं इसलिए उदासीन होता है। अगर इसमें से कोई भी कम ज़्यादा हुआ तो जो है गुण बदलता है। अगर ये ज़्यादा हुआ तो क्षारीय हो जाएगा, और अगर ये ज़्यादा हुआ तो अम्लीय हो जाएगा। इसी पर जो है पूरा नेचर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक। अब आपके बुक में अगला टॉपिक है, वो है साल्ट, जो बना था अभी, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और HCl से रिएक्शन कराने पर अभी बना था ना सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साल्ट है जो हम लोग खाना खाने के समय खाते हैं या खाना बनाने के समय डालते हैं। ठीक। एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि आपका जो नमक है वो एकदम प्योर सोडियम क्लोराइड नहीं है, कारण उसमें कुछ मिलाया गया है, और वो जानबूझ के मिलाया गया है। वो क्या चीज़ मिलाया गया है? आयोडीन का एक कंपाउंड मिलाया गया है। और आयोडीन क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अगर आयोडीन की कमी हमारे शरीर में होगी तो हमारे गले में एक ग्लैंड है, ग्रंथ है, थायरॉक्साइड ग्लैंड, वो फूलने लगती है, और उस बीमारी को कहते हैं अंग्रेजी में ग्वाइटर और हिंदी में कहते हैं घुएंघा रोग। तो आयोडीन की कमी से होता है। तो जब मालूम है कि आयोडीन की कमी से होगा तो पहले से आयोडीन देते रहेंगे, और ऐसी जगह मिला दिए हैं कि वो आदमी उसके द्वारा हमेशा जो है आयोडीन खाता रहेगा। तो ये नमक। अब इसी तरह के केवल नमक जैसे ही और भी बहुत सारे साल्ट हैं। जैसे अभी आपने रिएक्शन सोडियम हाइड्रॉक्साइड और किसके बीच में देखा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मान लीजिए हम एसिड बदल करके H2SO4 ले लें और बेस वही रखें सोडियम हाइड्रॉक्साइड, तो रिएक्शन होकर के यहाँ से सल्फेट और यहाँ से सोडियम साल्ट बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। ये साल्ट है, लेकिन अब ये सोडियम क्लोराइड नहीं है। अब क्या है? सोडियम सल्फेट। मान लीजिए यहाँ पर हम एसिड बदल करके HNO3 कर दें प्लस NaOH, बेस वही रखें, तो यहाँ का सोडियम और ये नाइट्रेट मिल करके NaNO3 साल्ट बन गया प्लस H2O। सारा उदासीनीकरण रिएक्शन हो रहा है। यहाँ एक दूसरा हम लोग ले लें एसिड, जैसे एक बहुत कमजोर एसिड है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसका सोडियम हाइड्रॉक्साइड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो 2 स्टेप में होगा। ये हाइड्रोजन 2 है ना, 2 बार टूटेगा। एक बार बनाएगा NaHCO3
प्लस H2O, ये आपका बन गया बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या केमिकल एक और नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर दोबारा इसका रिएक्शन हो या दोबारा 9 भी रिएक्शन कराएं तो ये जो बना है ना NaHCO3, ये सॉलिड स्टेट में भी आता है। हमारे घर में तो सॉलिड स्टेट में है ना, ठोस। ये ले करके अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो ये टूट करके बनाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। अब इसको जरा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ देखिए सोडियम 2 हो गया और यहाँ सोडियम 1 है, तो इससे आगे 2 कर दीजिए। अब जैसे ही 2 करेंगे ना तो ये पूरा बैलेंस हो चुका है, आप देख लीजिएगा, ये ऑलरेडी बैलेंस। इसके दौरान ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसका नाम है कॉमन नेम बेकिंग सोडा, ये बदल रहा है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट और कॉमन नेम है वाशिंग सोडा। ये सारी चीजें अब आपके किताब में आ रहा है कि सोडियम क्लोराइड नमक से मिल करके या उससे निकलने वाले जो भी पदार्थ हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड से सोडियम मिलेगा, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेकर के उसमें अगर हम करंट पास करें डीसी करंट तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलेगी और बन जाएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 चीज़ें बनेगी जिनका उपयोग आपकी बुक में सब लिखा हुआ है कि किसका किसका क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमन नेम, हाँ केमिकल नेम है, इसी को एक और नाम है कॉमन कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा से साबुन बनता है या डिटर्जेंट बनता है, और इसीलिए देखिएगा कि डिटर्जेंट या साबुन जो बहुत ज़्यादा का प्रचार करते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एकदम सारा कपड़ा बहुत जल्दी साफ करेगा, उसमें ये ज़्यादा होता है, यही साफ करने में मदद करता है। और ये ज़्यादा होगा ना तो ये क्षारीय है, हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाता है। बहुत ज़्यादा कपड़ा धोएंगे ना तो देखेंगे कि आपके स्किन पर असर पड़ जाएगा, और कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि ब्लड निकलने लगता है। इतना ये नुकसानदेह है, लेकिन नुकसानदेह है लेकिन ज़रूरी भी तो है, कपड़ा धोने के लिए ज़रूरी है। और पता कैसे चलेगा कि बेस है, बेस का अभी आप लोग पढ़े होंगे कि उसमें एक गुण ये है बेस का कि वो जब छुएंगे ना तो एकदम स्लिपरी चिकना होता है। अब देखिए साबुन से जब हाथ धोते हैं तो हमारा हाथ है जब साबुन लगा देते हैं तो एकदम चिकना हो जाता है ना, एकदम स्लिपरी हो जाता है, तो वो इसीलिए होता है, ये बनता है उसमें साबुन में, ये पानी में घोलने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। या सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा तो दूसरा एक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। साबुन 2 तरह का है, एक होता है कपड़ा धोने वाला जिसे आप डिटर्जेंट कह सकते हैं, डिटर्जेंट भी 2 तरह के हैं, एक नहाने वाला और एक कपड़ा धोने वाला। कपड़ा धोने वाला में ये यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बहुत ही क्षारीय कोरोसिव है, मतलब हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाने वाला, इसीलिए इससे जो है नहाने वाला साबुन नहीं बनता है। नहाने वाला साबुन यहीं पर सोडियम की जगह ये होता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में हल्का है, ये ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। तो यही अंतर है कि जो नहाने वाले साबुन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है तो वो पोटेशियम साल्ट होता है, और जो कपड़ा धोने वाले होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनते हैं, इसलिए उसमें सोडियम का वो साल्ट होता है। ये बेसिक नेचर है केमिकली कि कपड़ा धोने वाले और नहाने वाले साबुन में क्या अंतर है अगर पूछा जाए तो नहाने वाला साबुन जो है पोटेशियम साल्ट होगा और कपड़ा धोने वाला जो होगा वो सोडियम साल्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि
नहाने वाले से हम कपड़ा धोएंगे तो धुलेगा ही नहीं, धुलेगा, थोड़ा कमज़ोर है लेकिन, तो ऐसा तो नहीं कि एकदम नहीं धोएगा, धोएगा। उसी तरह जो कपड़ा धोने वाला है उससे आप नहा लेंगे तो बस ये होगा कि थोड़ा ज़्यादा छारी है तो एक के बार में ऐसा कर देगा ना कि आपको फिर आकर के 3 बार तेल लगाना पड़ेगा। ठीक, वो बहुत छारी नेचर का है तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा स्किन को। वैसे भी ठंडक के समय में आप देखेंगे कि साबुन से ज़्यादा नहाते हैं तो हमारा स्किन जो है वो फटने लगता है। तो उसके बाद जो है बहुत सारा प्रचार टीवी में देखते हैं कि वेसलीन लगाओ तो और क्या लगाओ, तो स्किन जो है आपका, एक प्रचार में दिखाते हैं कि एक लड़की ऐसे करती है तो खरोंच हो जाता है, तो एक दूसरी लड़की कहती है कि अरे वेसलीन लगाओ, वेसलीन लगाने से तुम्हारा स्किन एकदम सॉफ्ट रहेगा। ठीक है ना, तो ये सब क्षार के कारण होता है। ठीक, ओके, और